Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर पेपर जो DSSB का है। ये 2015 में हुआ था। इसके ऑलरेडी मैं इस 2015 क्वेश्चन पेपर के ऑलरेडी मैं 100 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और इसके जो फर्दर 100 क्वेश्चन है वो आज करेंगे। ओके, और माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपका DSSB एग्जाम कभी भी हो सकता है, कभी भी उसकी डेट आ सकती है। तो आई थिंक एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर आपने भी फील किया है तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको यूट्यूब पे या कहीं भी 2015 का पेपर सोल्ड नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आधा अधूरा मिलेगा। तो मैंने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं इसमें। ऑलरेडी 100 करवा चुके हैं। 101 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट ऑफ। एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो फर्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस होता है, उसको केवल एक आदमी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी विलियम आर बसेट ने। ओके, और माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी वालों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें देखो मैं हिंदी बता देती हूँ। हिंदी आपको नीचे मिलेगी इसके अंदर, यहाँ पे साइड बाय साइड नहीं दे रखी है, नीचे वाले उसमें पोर्शन डाल रखा है, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। ओके, तो यहाँ पे हिंदी है नहीं तो आप देख नहीं सकते। अगर देखना है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इसको। 102, which one of the following is principle of ethics? बिजनेस एथिक्स, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स का? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, ह्यूमैनिटी, ऑटोनॉमी या फिर डिससैटिस्फैक्शन? तो राइट ऑप्शन इसका होगा बी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। 103, which one of the following form may be used for calculating as equity ratio? इक्विटी रेशियो के लिए कौन सा, आप इक्विटी कौन सा होता है? डेब्ट इक्विटी, ये डेब्ट है आई थिंक यहाँ पे। डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए आप कौन सा रेशियो यूज करते हैं? आप क्या करते हो? डेब्ट अपॉन इक्विटी, यही रेशियो होता है आपका। सो दैट राइट ऑप्शन इसका रहेगा बी, टोटल डेब्ट अपॉन टोटल इक्विटी, आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जो है हियर 104, टोटल डिविडेंड डैश द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल डिविडेंड क्या होंगे जब नंबर ऑफ टोटल टोटल नहीं, स्टॉक है, स्टॉक डिविडेंड की बात करते हैं हम यहाँ पे। जब स्टॉक डिविडेंड होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इवन होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब स्टॉक डिविडेंड एक कंपनी इश्यू करती है उस केस में इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, साइड बाय साइड चलते हैं। 108 को भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन द इक्विटी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द यूजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बीयरिंग कैपिटल एज अ सोर्स ऑफ डैश फाइनेंस। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके अंदर इक्विटी प्रोवाइड की जाती है किस पर? फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर। तो उसको क्या कहेंगे? वो कैसा फाइनेंस है? जब फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या है? आपका परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख एंड द एनुअल कैश इज 50,000, द पे बैक रेसिप्रोकल इज। रेसिप्रोकल पूछा है इसमें। रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं कैश फ्लो से, तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका 1/4 मतलब रेसिप्रोकल करना है, 1/4 तो कितना रहेगा आपका? 0.25%। ओके, अब बात करते हैं 109 की। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट। जो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर पर, वो क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता है ना। कंपनीज फिक्स नहीं रखती है, उसके ऊपर वो चेंज होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया उस और कितना पे आउट रेशियो रहा। इसके बाद है 106, which formula may be used for the certainty equivalent coefficient in the cash risk analysis in capital budgeting? तो हमें बताना है कि कोएफिशिएंट, जो हमारा सर्टेन इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट था
रिस्क एनालिसिस का कैपिटल बजटिंग में उसका फॉर्मूला क्या है? सो दैट राइट ऑप्शन इसका है बी, रिस्क लेस कैश फ्लो अपॉन रिस्क कैश फ्लो। नाउ 111 स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज, जो हमारा स्टॉक डिविडेंड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम किस नाम से जानते हैं? बोनस शेयर के नाम से। अगर कंपनी कैश नहीं देती है और उस स्टॉक के रूप में डिविडेंड देती है तो उसको हम कहते हैं बोनस शेयर। 107 डैश मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहां से होती है? तो डायरेक्ट आंसर पे जंप करते हैं, वो है वर्किंग कैपिटल से। सभी को पता हो, बहुत लड्डू क्वेश्चन था। 112 विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बैंक्स का बैंक बोलते हैं। तो वो कौन सा है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं 113 की। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश एसेट्स इनटू कैश इजीली एंड विदाउट। एक लिक्विडिटी की क्या कहते हैं? जब एक बैंक अपनी नॉन कैश एसेट होती हैं उनको कैश में जितनी जल्दी कन्वर्ट कर लेता है उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, लेकिन विदाउट किसके? विदाउट लॉस। राइट, ऑप्शन इज 13। विदाउट लॉस के अगर वो कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होती है? जहां पे ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो एक फर्म को, वहां पे अपना ब्रेक इवन पॉइंट लगाती है। तो राइट ऑप्शन इसका डायरेक्टली हम देखते हैं, जंप करेंगे 118 के ऊपर, जो है ए, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जहां पे एक फर्म की टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की इक्वल होती है वो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट होती है, वहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस होगा उसको। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस वुड कॉज अ चेंज इन द ओनर्स इक्विटी। इनमें से कौन सी ऐसा ट्रांसैक्शन होगी जिससे ओनर की इक्विटी के अंदर चेंज होगा? तो डायरेक्टली जंप करें आंसर के, जो है बी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड द अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर उनको डिविडेंड पे करते हैं और अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस का पेमेंट करते हैं तो क्या होगा? एक ओनर की इक्विटी चेंज होगी। Now the 119 a monopoly firm makes more, क्या है? A monopoly firm makes more profit because, एक मोनोपोली फर्म है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, क्यों? क्योंकि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो सिंगल क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। सो दैट राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? डी, इट एक्ट्स एज अ मार्केट लीडर। वो एक मार्केट लीडर होता है इसलिए वो प्रॉफिट कमाता है। 115 Which of these are outside the domain of macro? मैक्रो, एक माइक्रो होता है एक मैक्रो, इनमें से मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट कौन सा नहीं है? सो दैट राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? देखिए, आपका नेशनल इनकम है मैक्रो में आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, ये भी आपका मैक्रो में आता है। माइक्रो में क्या आता है? माइक्रो में स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मोनोपोली फर्म अर्न, मतलब मोनोपोली फर्म है वो अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, यही इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? एक तो माइक्रो होता है, मैक्रो होता है। मैक्रो में पूरी इंडस्ट्री की स्टडी की जाती है, तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन की भी करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की, ग्रोथ की भी। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी। अब बात करते हैं 117 की। पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलस्ट्रेट्स अ, जो हमारे इंडिया के अंदर हम पर्सनल टैक्स देते हैं वो किस बेसिस पे देते हैं? वो हम देते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स के ऊपर। स्लैब बनती है, जिसकी जितनी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग स्लैब दे रखी है कि कितना परसेंटेज उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो किस बेसिस पर है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम पर। 121 विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूड इन टेरिटरी सेक्टर, जो हमारी टर्सरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर कौन, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं है? बैंकिंग सर्विस आती है, इंश्योरेंस आती है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, लेकिन ये एग्रीकल्चर सर्विस नहीं मानी जाती। ठीक है, ये हमारे टर्सरी में नहीं आती, ये प्राइमरी में आती है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 122 इन डैश
इनफैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल, इनमें से किसके अंदर लीडरशिप होती ही नहीं है। देखो डेमोक्रेटिक में भी होती है, ऑटोक्रेटिक में भी होती है, ब्यूरोक्रेटिक में होती है, लेकिन फ्री रेंज में कोई भी लीडरशिप नहीं होती, कोई अपनी मर्जी से मतलब खुद ही वो अपना काम करते हैं। और फ्री रेंज वहीं पे दी जाती है जहां पे लगता है कि फ्री रेंज देने का फायदा है, लोग मोटिवेटेड है और अपना काम खुद अच्छे से कर सकते हैं। 127 द सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क इज ट्रीटेड एज, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर जो सैलरी दी जा रही किसी क्लर्क को तो किस में आएगी, आपको किस में, देखो डायरेक्ट तो आएगी नहीं, वो प्राइम कॉस्ट फिर बनेगी नहीं, वो कन्वर्जन कॉस्ट भी नहीं बनेगी क्योंकि डायरेक्ट में नहीं है, तो क्या बनेगी, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो क्लर्क है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं रहेगी उसकी। Which of the following is an environmental force that shapes personality, इनमें से कौन सा है जो एनवायरमेंटल फोर्स की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल फोर्स है जो पर्सनैलिटी को शेप करता है, जो है क्या हमारा एक्सपीरियंस। ओके, इसके बाद है 128 लॉस बाय द फायर इज एग्जाम्पल ऑफ, अगर हमें कोई लॉस होता है वो भी फायर से, मतलब ये हमारा क्या हुआ, अबनॉर्मल लॉस है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, अबनॉर्मल लॉस। 129 in case of rise in price level the most suitable method for the valuing material issued is, अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इनमें से कौन सा मेथड है जो हम यूज करेंगे मटेरियल इश्यू करने के लिए, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो इन्वेंट्री मेथड है, इसको हम यूज करेंगे। बात कर रहे हैं तो फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज, जब हम एक मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ले रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर फाइनल स्टेप हमारा क्या रहेगा, ऐसा इसने पूछा है, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका इवेलुएटिंग रिजल्ट, क्योंकि फाइनल स्टेप पूछा है, इसके अंदर हम इवेलुएट करते हैं, जो भी हमने प्लान लिया था, जो हमने स्टेप्स लिए थे उनको इवेलुएट करते हैं। इसके बाद है 125 अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो द मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड इज, एलिवेटेड मतलब जो टॉप की नीड होती है सबसे ज्यादा, वो कौन सी, अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग, सो दैट राइट ऑप्शन हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 130 द मेन पर्पज ऑफ द कॉस्ट अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है यहाँ पे, द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा डी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर फॉर द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जो भी लगाते हैं प्रिंसिपल वगैरह लगा के जो भी हम निकालते हैं, उससे जो मैनेजर्स होते हैं वो सही से डिसीजन ले पाते हैं। 126 व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन को इनमें से कौन से 3 हैं जो 3 वर्ड्स हैं जो डिफाइन कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन है डिजायर, परसिस्टेंस एंड फेयरनेस। 131 A store leader card is similar to, एक store leader card, क्योंकि store laser card, जो लेजर कार्ड बनता है, बनाया जाता है एक स्टोर का, तो किसके सिमिलर होता है, वो होता है बिन कार्ड के सिमिलर। A standard rate is paid to एम्प्लॉय व्हेन द कंप्लीट हिज जॉब, एक स्टैंडर्ड, एक किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड रेट दिया जाता है वो किस बेस पे दिया जाता है, सो दैट राइट ऑप्शन इसका स्टैंडर्ड रेट है, दोनों बेस पे दिया जाएगा, चाहे वो काम कंप्लीट टाइम पे करे या ना करे, बोथ इन द स्टैंडर्ड टाइम एंड मोर देन स्टैंडर्ड टाइम, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से कम में कर रहा है तो भी दिया जाएगा, अगर वो बाद में भी कर रहा है तो भी दिया जाएगा। ओके, मतलब स्टैंडर्ड रेट तो दिया ही दिया जाएगा इन केस। 138 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड, इनमें से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, इनमें से किसको एक्सक्लूड करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम एक्सक्लूड क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक को तो हमारा परचेज किया हमने, अपने जितने भी वेजेस लगाए वो लगाए उसके अंदर, उसके बाद में जो क्लोजिंग स्टॉक उसको लेस कर देते हैं उसमें से, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। 138 डैश इज द डेट ऑन विच बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, इनमें से कौन सी डेट होती है जिसके ऊपर, कौन सी डेट के ऊपर एक बिल को ड्यू किया जाता है, किस डेट के ऊपर, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा 133 का
बी मैच्योरिटी डेट, उसको हम मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। मैच्योरिटी डेट पे वो ड्यू हो जाती है और उसको जिसके ऊपर बिल फाड़ा गया था उसको पे करना पड़ेगा। 139 अ कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट में इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग। एक कस्टमर है, वो उसने कुछ गुड्स परचेज किए थे, हो सकता है कुछ बाय डिफॉल्ट हो गए हो, सो दैट वो क्या करता है, उनको रिटर्न कर देता है, और उसने वो क्रेडिट पे लिए थे। तो अब उसके पास, सेलर के पास क्या भेजेगा, तो उसके लिए वो क्या भेजेगा, ए डेबिट नोट, और जब उसको डेबिट नोट मिल जाएगा सेलर को, तो वो वापस उसके पास क्रेडिट नोट सेंड कर देगा बायर के पास। ओके, जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप। जो हमारी जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है, देखिए उसका कोई अपना नेम नहीं होता, जो जॉइंट वेंचर बनाई जाती है उसका नाम नहीं होता है। राइट ऑप्शन इज ए। 140 विच ऑफ दिस इज एन एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट। इनमें से क्या है एप्रोप्रिएट है प्रॉफिट के। प्रॉफिट के एप्रोप्रिएट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए एप्रोप्रिएशन, आप मान लीजिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के रख रहे हो साइड में इन फ्यूचर में कि भाई वो काम आ सकता है, तो उसको कहते हैं प्रोविजन। और वो किसके लिए बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कंपनी बनाती है। ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। ओइंग, बिजनेस की जो ओइंग होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डी एसेट्स। ओके, हमारे जो डेटर होंगे, डेटर को हिंदी में देनदार या लेनदार में से एक बोला जाता है, देनदार ही होते हैं, उसको हम एसेट बोलते हैं। ठीक है। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रिशिएटेड। इनमें से क्या डेप्रिशिएटेड नहीं है, तो हम बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर सकते हैं, प्लांट और मशीनरी को कर सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट को कर सकते हैं, लेकिन लैंड को नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन रहेगा बी। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन। जो हम कैश अगर सेल करते हैं तो उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे अगर कुछ सेल किया जा रहा है तो उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे। राइट ऑप्शन रहेगा बी, कैश बुक के अंदर, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। ओके, इसके बाद है 137 द रिसीट एंड द पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन। एक नॉन प्रॉफिट एनपीओ है, वो अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, तो एक्चुअली में क्या होता है, उसका रियल अकाउंट होता है। ओके, 137 का बी। 142 इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज अ। अगर हमें ओन कैपिटल के ऊपर, अपनी खुद की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा नोशनल कॉस्ट। ओके, उसको बोलेंगे हम नोशनल कॉस्ट। ये हिंदी में है यहां पर। 143 मेरिट रेटिंग हेल्प्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हम जो मेरिट रेटिंग बनाते हैं उसके अंदर इनमें से क्या है जिसके अंदर वो मेरिट रेटिंग हेल्प नहीं करती है, वो किसमें नहीं करती है, डी लिंकिंग रिवॉर्ड्स विद द मेरिट्स। मतलब हम रिवॉर्ड्स नहीं दी जाते, डी लिंक कर दिया जाता है, ये ऐसा नहीं है इसके अंदर, उसके अंदर रिवॉर्ड को लिंक किया जाता है। बल्कि 148 पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू गिवन इन द केस। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कब नोटिस देगी पब्लिक, मतलब कब उसके लिए मैंडेटरी बन जाएगा किसी भी कंपनी के लिए, इस केस के अंदर उसको अपना पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा, इश्यू करना पड़ेगा। तो किस केस में बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो बनेगा जब एक्सरसाइज कर रही ऑप्शन टू कंटिन्यू और नोट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर। एक माइनर था, वो स्टिल, जब वो माइनर था तब तो उसको पार्टनर बना लिया गया था, लेकिन अब वो मेजोरिटी पे आ गया है। उस केस के अंदर एक फर्म को, पार्टनरशिप को बताना पड़ेगा पब्लिक को कि वो अब माइनर, जो माइनर था जो मेजर बन गया है, वो उनका पार्टनर कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इनमें से कौन सी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जो हम ऑब्वियसली बात है वो निकाल देना जो इसमें पैसे दिए जा रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, डी, डियरनेस अलाउंस। जो डियरनेस डीए जो होता है, जॉब के लिए मिलता है काम करने के लिए, डीए वो क्या होता है, हमारा मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। 149 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड। एक किसी भी फर्म के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं,
तो राइट ऑप्शन रहेगा प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स, मतलब जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो किसी फर्म की प्रॉपर्टी नहीं सकती, मतलब वो तो पर्सनल हो गई ना, फर्म की थोड़ी ना है, वो पार्टनर्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। अब है 147, द बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज, जो बेसिक रिसर्च कॉस्ट है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा सी, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। जो हमारी बेसिक रिसर्च कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। 150, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। 150, where the unpaid seller has obtained a decree for the price of the goods, the right of lien, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक अनपेड सेलर, उसको भी पैसा नहीं मिला है और उसको डिक्री मिल चुकी है किसकी, प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ द राइट ऑफ लेन की, तो उस केस के अंदर वो क्या कर सकता है, वो अपना मतलब एक्सरसाइज कर सकता है, कैन बी एक्सरसाइज, मतलब इस केस के अंदर वो एक्सरसाइज कर भी सकता है। ओके, इसके बाद है 151, अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो जाएगा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म ही कर दिया जाएगा, पार्टीज परफॉर्म कर देंगी तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब है 152, डिमांड इज फंक्शन ऑफ, डिमांड किसका फंक्शन होता है, डेफिनेटली जब हमारी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है ना, जब इलास्टिसिटी वो डिमांड निकालते हैं, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में चेंज आता है, तो वही निकालते हैं हम लोग, तो राइट ऑप्शन किसका रहेगा, 152 का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 153, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या मेजर करती है, कि जितना हम परसेंटेज चेंज किसी प्राइस में परसेंटेज जो चेंज किया हमने उतना ही कितना डिमांड में चेंज आया, उसके ऊपर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, 153 का ए, सेंसिटिव ऑफ द सेल टू चेंज इन द पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर। 158, कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व्स, जो हमारी कैपिटल बस्टिंग है वो क्या इन्वॉल्व करती है, तो कैपिटल बस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, किसके ऊपर, कोई कंपनी कोई फर्म जब एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है उसको हम उससे पहले क्या करते हैं, कैपिटल बस्टिंग बनाती है अपना, उसका अपना बजट देखती है तो उसको कहते हैं कैपिटल बस्टिंग। 154, एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ये कॉम्बिनेशन बताती है टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताती है यूटिलिटी कहां पे बेस्ट रहेगी, तो ये क्या कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये क्या है, मतलब इस तरह का जो शेप बनता है ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। 159, विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इनमें से कौन सा फॉर्म डिविडेंड का नहीं है, देखिए ऑप्शनल भी होता है कि कैश में देना है, किसी अदर फॉर्म में डिविडेंड देना है, इंटरिम डिविडेंड भी होता है, कंपोजिट भी होता है, लेकिन जीरो डिविडेंड नहीं होता, जीरो बॉन्ड तो होता है, डिविडेंड नहीं होता। राइट ऑप्शन रहेगा इसका 159। 155, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब हमारी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उस केस के अंदर क्या होगा, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो आपका क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसके फर्दर अगर वो अदर मतलब कंज्यूम करेगा तो क्या होगी आपकी एम, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी उस केस के अंदर। 160, प्राइस रेशियो मेथड इज, जो आपका प्राइस रेशियो मेथड है वो क्या है, आपका अर्निंग यील्ड मेथड, प्राइस रेशियो मेथड इज अर्निंग यील्ड मेथड। क्या होता है इसमें, अर्निंग पर शेयर अपॉन स्टॉक प्राइस पर शेयर इनटू 100, अर्निंग पर शेयर ओके, और स्टॉक प्राइस पर शेयर, स्टॉक प्राइस जो पर शेयर होता है, स्टॉक प्राइस पर शेयर इनटू 100, इससे आपका अर्निंग यील्ड मेथड है, ये आपका अर्निंग निकल जाएगी आपकी। इसके बाद है 156, कंज्यूमर्स सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस, एक कहते हैं कंज्यूमर का सरप्लस किस केस में सबसे ज्यादा होता है, जब वो अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहा है उसकी डिमांड ऐसी है कि वो उस प्रोडक्ट की उसको नेसेसिटी है, उस केस के अंदर कंज्यूमर्स का सरप्लस क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ओके,
मतलब डिपेंड करता है कि जो डिमांड कर रहा है उस प्रोडक्ट की कितनी नेसेसिटी है। 161 मार्केटिंग सेगमेंटेशन शुड बी फॉलोड बाय द टारगेटिंग एंड product positioning activity for the effectively planning and implementation of the। देखिए हम मार्केटिंग में क्या करते हैं, पहले सेगमेंटेशन करते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं किसके साथ, टारगेटिंग, उस प्रोडक्ट की टारगेटिंग करते हैं, देन पोजिशनिंग करते हैं। कहते हैं ये किस लिए की जाती है, मतलब हम इफेक्टिवली प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, किसके लिए करते हैं हम, ऑब्वियसली जो हमारा बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है उसको कंप्लीट करने के लिए करते हैं। हम अपना जो मार्केटिंग प्लान हमने बनाया था उसको कंप्लीट करते हैं इसके थ्रू। 157 वुम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मींस, जो हमारी वुम एक्सपेक्टेंसी थी, वुम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसके अंदर वैलेंस का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि एक इंसान है, उसके डिपेंड करता है, उसके एफर्ट्स उतने ही ज्यादा होते हैं जितना उसको एक्सपेक्ट होता है, मतलब वो उतने ही एफर्ट, वैसे ही स्ट्रेंथ से एफर्ट लगाता है जितना उसको रिवॉर्ड लगता है कि से मुझे ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि आप लोग डीएसएसबी की या केवीएस की या फिर एनवीएस की या फिर आप एचटेट स्क्रीनिंग की या फिर जो आपका जीआईसी का जो फॉर्म निकला हुआ है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, आपको डिपेंड करते हैं आपके एफर्ट्स, आप किसके ऊपर, आपके रिवॉर्ड के ऊपर। ठीक है, आप उतने ही एफर्ट्स लगाएंगे जितना आपको लगेगा कि भाई इस रिवॉर्ड को पाने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स की जरूरत है। तो राइट ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम। बात है मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स भी होता है, प्रमोशनल मिक्स भी होता है, सर्विस मिक्स भी होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, डी। ओके, यहाँ पे हिंदी यहाँ नीचे दे रखी है, तो अगर आप देखना चाहो तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, नाउ 163 विच इज नोट द पी ऑफ द मार्केटिंग, जो हमारे मैकार्थी ने 4 पीस दी थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उसके अंदर इनमें से कौन सा पी नहीं है, तो कौन सा इंक्लूड नहीं है, पॉलिसी। 4 पीस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, मैकार्थी ने दिए थे। 168 strategic management is the set of decisions and actions in the formation and implementation of the strategies designed to achieve the objective of। देखिए ऑब्वियसली बात है, जो हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट बनाते हैं उसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजन को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब एक्शंस लिए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, वो ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग डज नॉट डील, जो इंटरनेट मार्केटिंग हम करते हैं, आज के टाइम में इंटरनेट मार्केटिंग ज्यादा चल रही है, तो इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी होती है, इंटरेक्टिव मार्केटिंग भी हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, आप सामान का डिस्प्ले कैसे करेंगे। 169 विच इज, कैटलॉग की बात नहीं कर रही, वैसे आप डिस्प्ले नहीं कर पाते हो, इसके अंदर पिक्चर्स तो दिखाई जाती है लेकिन डिस्प्ले अलग चीज है। ओके, 169 विच इज इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, इनमें से इंटेलेक्चुअल क्वालिटी कौन सी है, तो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी मतलब आपकी माइंड से रिलेटेड है, तो किस में आती है वो, इंटीग्रिटी में। ओके, इंटीग्रिटी। पर्ट एंड सीपीएम, पर्ट और सीपीएम क्या है, पर्ट और सीपीएम क्या है, ये नेटवर्क टेक्निक्स भी होती हैं, असाइनमेंट टेक्निक्स भी होती हैं और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टेक्निक्स भी होती है, मतलब ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा डी। गुड एथिक्स इज गुड, जो गुड एथिक्स होते हैं वो किस लिए गुड होते हैं, वो गुड आपकी मोरल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, गुड एथिक्स मींस गुड मोरल वैल्यूज। इसके बाद है 166 लीनियर प्रोग्रामिंग आइडेंटिफाइज, जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग वो क्या आइडेंटिफाई करती है, लीनियर प्रोग्रामिंग लगाई जाती है, वो किस लिए लगाई जाती है, द ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल, हमें देखना है कि कितने जो हमारी क्वांटिटीज हैं वेरिएबल्स की, उनकी क्या क्वांटिटी ऑप्टिमम रहेगी। सेकेंड, द मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, उनसे जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा और कॉस्ट कितनी आएगी, वो किसमें लगाएंगे हम, अपना लीनियर प्रोग्रामिंग में। सो दैट राइट ऑप्शन इज सी। राइट शेयर्स एंजॉय प्रिफरेंशियल राइट विद रिगार्ड टू, देखिए राइट, ये वाला जो सेम क्वेश्चन आपको 2014 डीएसएसबी 2014 मैंने सोल्व करवाया है उसके अंदर भी मिलेगा।
सेम क्वेश्चन, मतलब उन्होंने पॉइंट भी चेंज नहीं किए। इवन ये 2014 में भी डाल दिया और 2015 में डाल दिया। आप कहते हैं ना कि भाई पुराने जो ओल्ड पेपर किस लिए किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं। और ये जो दो क्वेश्चन है 1 और 2 बोथ दोनों डाले हैं ये वाले क्वेश्चन। मैंने यही देखा था क्योंकि इससे पहले जो 2015 में करा रही, उससे पहले मैंने 2014 कराया था, ठीक है। तो उसमें मैंने देखे ये दोनों सेम क्वेश्चन उन्होंने दोबारा डाल दिए। राइट शेयर क्या एंजॉय करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। देखो राइट शेयर वो होते हैं जब आप अपने खुद के जो पहले से शेयर होल्डर है, इशू करने से पहले, मतलब नीशू कर रहे हैं, उसको इशू करने से पहले जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको आप पूछते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं कि अगर मार्केट में सेल करने से पहले आपको प्रेफरेंस है कि आप अगर कोई भी शेयर बाय करना चाहते हो तो इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये नहीं होता, नन ऑफ अबव। इसके बाद है प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एज पॉइंट वेयर। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होती है वो कहां पर मैक्सिमाइज होती है, जहां पर एम आर इक्वल टू होता है एमसी, वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। 167 एलिमेंट ऑफ द TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का आपको एलिमेंट कौन कौन से थे किसमें, TQM केवल आपके प्रोडक्शन से इंक्लूड, मतलब केवल इसके अंदर जब इसका नाम पढ़ते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ऐसे लगता है केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये टर्म, नहीं। इसके अंदर पूरे होल ऑर्गन, पहले तो इसको जब इसकी शुरुआत हुई थी वो केवल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसी के लिए लेकर आया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट की, उसके अंदर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी बनाए रखना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके लिए इसको यूज करने लगे। तो इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहेगा, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी, सप्लायर के साथ क्वालिटी, सप्लायर पार्टनरशिप, राइट ऑप्शन रहेगा डी। ओके, नाउ 173, which of the following is not capital asset under capital gains head of income। ये भी देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपको 2014 में मिलेगा, सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, मतलब इवन पॉइंट्स भी सेम रख रखे हैं। 2014 में भी था और 2015 में 3 क्वेश्चंस आपको सेम मिले। Which of the following is not the capital asset under capital gain head of income। तो कौन सी हमने की थी, स्टॉक इन ट्रेड। आप लास्ट पेपर देखेंगे 2014 का जो सोल्व हो रहा है, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। 178, which of the following cost is used in the calculation of the cost per unit। जब हम cost per unit निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो cost per unit निकालने के लिए जो cost per unit निकालते हैं हम cost अकाउंटिंग में क्या होता है, इसके अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्या करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू तो होता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। मतलब हम पर यूनिट ऐसे निकालते हैं, मतलब इसमें इंक्लूड करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जब हम इसमें बात कर रहे हैं कि जब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट के लिए तो कौन सी कॉस्ट हम यूज करेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यूज करेंगे, जिसके अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी रहेगी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगी। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। सेल्स कमीशंस आर क्लासिफाइड एज, जो हम एक देखिए, आप पता है ना, हम इतनी जनरली नॉलेज तो है कि सेल कमीशन दिया जाता है। कोई हमारा अगर प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करता है तो उसको सेल कमीशन दिया जाता है, बीच में कमीशन दिया जाता है। तो किसमें क्या वो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, वो सेल कमीशन को क्या हम प्राइम कॉस्ट करेंगे या पीरियड कॉस्ट करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर करेंगे। तो देखिए प्राइम कॉस्ट तो सबको पता होता, नहीं करेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन होगी, थोड़ी बहुत होगी तो, लेकिन इसको बोलते हैं क्या हम लोग, पीरियड कॉस्ट। 174, मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। एक और देखिए ये भी 2014 में था, सेम क्वेश्चन, मतलब कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर के मिल गए यहाँ पर। ये मतलब ये वाला और उसके ऊपर जो मैंने 3-4 बताए हैं वो सब सेम क्वेश्चन आपको 2014 के पेपर में भी सेम क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब उन लोगों ने इवन इनके जो नंबर्स हैं ये भी चेंज नहीं किए, ना लैंग्वेज चेंज की, ना ही नंबर्स चेंज किए, ऑप्शन चेंज किए मींस।
मार्केट्स डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेगमेंटेशन। एक मार्केट का सेगमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 175 बिजनेस एथिक्स रिलेट्स टू, जो हमारे बिजनेस एथिक्स होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल और वर्क ग्रुप के क्या डिसीजन है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। 176 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो किसका एग्जांपल है, वो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट का एग्जांपल है। ओके, बात मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉस्ट को अपनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी क्या होती है, रेलिवेंट कॉस्ट, मतलब इसके बेसिस पर मैनेजर्स डिसीजन ले सकते हैं। 181 इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड परफेक्ट साइंस बिकॉज, कह रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको हम परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। क्यों, देखिए सिंपल सी बात है, जो हमें इकोनॉमिक्स होते हैं उसके ऊपर जो थिंकर्स है सबकी अलग अलग राय है ना। तो इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव द कॉमन ओपिनियन, किसी एक मतलब कोई भी एक पॉइंट लेके आए, जैसे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसी के ऊपर भी सबकी अलग अलग राय मिल जाती है। तो सभी के कॉमन इसके ऊपर क्या नहीं, ओपिनियन नहीं है। और साथ में है इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शन। और देखो जो हमारी इकोनॉमिक है उसका हम करेक्ट, सिर्फ इसके अंदर थोड़े बहुत प्रिंसिपल लगा सकते हैं, लेकिन जो प्रिडिक्शन होती है फ्यूचर के लिए वो हम करेक्ट नहीं लगा सकते, डिफिकल्ट होता है वो। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, इसके साथ में जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो भी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी। बात कर रहे हैं 177 की, वेज रेंट एंड मटीरियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए वेज और मटेरियल को देख के आप इसको डायरेक्ट कॉस्ट मत कह दिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट भी दे रखा है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, क्या रहेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर रेंट भी दे रखा है, केवल वेजेस और मटेरियल नहीं दे रखे हैं, मतलब केवल मटेरियल नहीं दे रखा है, इसके अंदर वेज और रेंट अदर भी दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि डायरेक्ट कॉस्ट पे लगा सकते हो, ठीक है। तो रेंट और वेजेस को भी देखिएगा। 182 इन द लॉन्ग रन प्राइस इज गवर्न बाय, लॉन्ग रन के अंदर प्राइस कौन गवर्न करता है, कैसे गवर्न की जाएगी, तो आपके डिपेंड करता है। लॉन्ग रन में तो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हैं वो गवर्न करते हैं किसी भी कमोडिटी के प्राइस को। अब है 183, अ मोनोपोलीज डिमांड कर्व इज, ए मोनोपोली की डिमांड कर्व क्या होती है, किसके इक्वल होती है। तो देखिए उसकी अपनी खुद की सप्लाई कर्व तो होती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कट हो गया। कॉस्ट कर्व भी नहीं होती है, क्योंकि वो खुद यहाँ का लीडर होता मार्केट का और उसका सब्स्टिट्यूट तो कोई होता नहीं है। तो उसकी एवरेज रेवेन्यू कर्व सेम होती है एज अ डिमांड कर्व। राइट ऑप्शन रहेगा ए। 187 मैनिपुलेशन इन CRR enables the RBI to, अगर वो CRR में RBI अगर इस मैनिपुलेट करता है तो उसे क्यों, वो क्या करता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके लिए क्या रीजन होगा, 187 करेगा ए। इन्फ्लुएंस करता है लैंडिंग एबिलिटी द कमर्शियल बैंक्स, CRR, ये क्या, देखिए यहाँ पे आगे इसका एक और क्वेश्चन भी आएगा CRR का। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जब एक बैंक्स क्या होते हैं मेंटेन करते हैं अपने कैश को विद द RBI, ठीक है, वो मतलब RBI के साथ जो अदर्स बैंक है, कमर्शियल बैंक से, वो अपना कुछ रेशियो इसके पास रखते हैं RBI के पास, उसको कहते हैं CRR, ठीक है। और ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, लैंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब बात करते हैं 184, टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज, टोटल प्रॉफिट किसी फर्म का कॉम्पिटिटिव मार्केट का किस पर डिपेंड करता है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, उसका टोटल रेवेन्यू लेस कर दीजिए टोटल कॉस्ट में से, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। सप्लाई ऑफ द मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी क्या रेफर करती है, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ऑफ मनी रेफर करती है कि भाई ये RBI कंट्रोल करती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से, कि उसको अगर इन केस ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन होता है उस केस के अंदर वो मनी को कंट्रोल करती है। सो दैट राइट ऑप्शन यहां पे रहेगा ए, टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, सप्लाई ऑफ द मनी रेफर्स टू टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक।
सप्लाई तो वहीं से ही हो रही है। ओके, और कंट्रोल कौन करता है इसको? आरबीआई। 185 जीडीपी इज डिफाइंड एज, जीडीपी क्या होता है हमारा? जीडीपी क्या होता है 185 का? आई थिंक डी द मार्केट वैल्यू होता है। यस, द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अंदर, एक कंट्री के मतलब एक साल के अंदर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर किसी भी पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई उनकी वैल्यू, वो क्या होती है? जीडीपी होती है। बाहर से नहीं, बाहर का बात नहीं कर रहे हैं हम, आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं, केवल खुद के कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस की गई है उनकी। 189 ऑप्शनल मनी इज, ऑप्शनल मनी क्या होती है आपकी? नॉन लीगल टेंडर मनी होती है। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होती है? ऑप्शनल मनी होती है। ओके, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हो इसके अंदर कुछ तो। अब है इफ आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द मॉनेटरी सप्लाई इन ऑर्डर टू चेक इन्फ्लेशन इट विल। देखिए, अगर आरबीआई है, क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन आ गया मार्केट के अंदर, उसके अंदर वो क्या करती है? डिक्रीज करती है मनी सप्लाई। आरबीआई क्या करेगी? अगर इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा बढ़ गई, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, लोग पैसे ज्यादा उड़ा रहे हैं, तो उस केस के अंदर मनी की सप्लाई कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा वो? अपनी मतलब वो क्या करेगा? कुछ सेल कर देगा, सो दैट सेल करेगा तो बाहर से पब्लिक का पैसा आ गया उसके पास। सीआरआर मतलब बैंक्स को कह देगा कि भाई हमें ज्यादा रिजर्व चाहिए, अपना रिजर्व रेशियो ज्यादा इंक्रीज करो, या फिर हाइक रेट, बैंक रेट, अपने बैंक रेट है उनको इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट का मतलब जो रेपो रेट वगैरह इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज कर देगा। उस केस के अंदर अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात, आपको बैंक से अगर आप लेने जाओगे, कॉमन पर्सन कोई भी लेने जाएगा तो बैंक भी अपना रेट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है? मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी। विच इज द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर पे जो क्रेडिट देता है उसका एपेक्स कौन है? उसका है नाबार्ड। इसको 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। 191 सीआरआर मींस, यहां पे मैंने बताया था नहीं, आगे आएगा सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जिसको मेंटेन करता है कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 192 डिफ्लेशन इज स्टेट व्हेन। जो डिफ्लेशन मतलब, हिंदी का तो नहीं पता, डिफ्लेशन का मतलब जब इन्फ्लेशन तो महंगाई होता है, डिफ्लेशन जब आप बहुत कम वैल्यू हो जाए उसको बोलते हैं। वो कैसी स्टेट होती है, किस मतलब क्या सिचुएशन होती है, वो क्या स्टेट होती है? जब प्राइस फॉलिंग, जब प्राइस फॉल हो जाए वही स्टेट होती है। डिफ्लेशन का मतलब तो यही होता है। 197 सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एक सेंट्रलाइजेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अपने डिसीजंस को, लेकिन सेंट्रलाइजेशन के अंदर केवल एक ही होता है, वो ही पूरे उसको चलाता है और उसी के डिसीजन माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा 197 का? डी। द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। केवल सिंगल पॉइंट पे डिसीजन लिए जाते हैं। अब है 194 द फंक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप एम्फेसिस दैट। फंक्शनल अप्रोच, लीडरशिप का फंक्शनल अप्रोच होता है, वो किस पे एम्फेसाइज करता है? तो दोनों पे ही करता है। नो सॉरी, इसमें दोनों ही नहीं है, क्योंकि फंक्शनल अप्रोच होती है लीडरशिप की, जो फंक्शनल अप्रोच वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये दोनों में ही नहीं है, नीदर ऑफ द अबव। इसके बाद है ड्यूरिंग द downturn portion of a business cycle the economy is characterized by। कह रहे हैं कि इसमें जो इकोनॉमी की साइकिल है वो डाउन टर्न चल रही है, मतलब वो डिक्लाइन हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उसके अंदर देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फॉलिंग आउटपुट, मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन भी कम रहेगा और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। राइट ऑप्शन रहेगा ए। इसके बाद है 195 अ डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे उसको क्या कहेंगे जब
एक या दो से ज्यादा कंपनीज मतलब कंबाइन हो रही हैं और अलग से कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, उसको बोलते हैं मर्जर। द रिसेंटली emerged टाइप ऑफ मैनेजरल जॉब इज, रिसेंटली एक मैनेजरल जॉब का एक टाइप है नया, उसको अमर्ज हुआ है, उसको क्या कहेंगे? टॉप मैनेजर कहेंगे, मिडिल कहेंगे, फर्स्ट लाइन कहेंगे, टीम लीडर कहेंगे। तो टीम लीडर, मिडल और टॉप ये सब तो पहले भी थे, लेकिन जो फर्स्ट लाइन मैनेजर टर्म है ये नई आई है, ये अलग से एक नई जॉब निकली है, मतलब नया सिनेरियो आया है ये। ओके 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट में जो प्रोसेस, मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर प्लानिंग की होती है, स्टाफिंग होती है, लीडिंग होती है, लेकिन प्राइसिंग नहीं होती है। 200, a dash organizational structure is simplest form and has clear line of authority, ease of decision making। तो कौन सा होता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके, और इसके अंदर जो लाइन अथॉरिटी होती है क्लियरली डिफाइंड होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन 100 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पहले वाले थे 1 to 100 उसके हम वीडियोस बना चुके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहां से भी आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।